नमस्कार यूपीएससी योद्धाओं। सुनो यूपीएससी प्रस्तुति में आपका स्वागत है। ये है द डीप डाइव का एक विशेष संस्करण। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के समंदर में एक बहुत गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा विषय है प्रायद्वीपीय भारत की बदलती सामाजिक संरचना। हाँ, और इसके लिए हमारा आधार है आइग्नो की इतिहास सामग्री की यूनिट 21। यूनिट 21, हाँ, चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर इन पेनिनसुलर इंडिया। दोस्तों, ये यूनिट यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, खासकर मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस पेपर 1 के लिहाज से समझिए सोने की खान है। बिल्कुल सही कहा, बहुत क्रूशल यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये हमें सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं देती, बल्कि ये समझाती है कि मध्यकाल में खासकर 10वीं से 17वीं सदी के बीच दक्षिण भारत और दक्कन का समाज अंदर से कैसे बदल रहा था। हाँ, वो डायनामिक्स क्या थे? कौन से नए समूह ताकतवर बन रहे थे, पुरानी व्यवस्थाओं, पुराने पावर सेंटर्स का क्या हुआ, और इन सारे सामाजिक बदलावों का राजनीति और अर्थव्यवस्था से क्या क्या गहरा रिश्ता था। बिल्कुल, ये इंटरकनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। तो इस लंबी और विस्तृत चर्चा के अंत तक आप सिर्फ जानेंगे नहीं, बल्कि गहराई से समझ पाएंगे कि पॉलिटिकल एलीट्स में नायक और इक्तदार जैसे लोग कैसे और क्यों उभरे, उनकी शक्ति का आधार क्या था। हाँ, ये पॉलिटिकल एलीट्स वाला पार्ट। फिर लैंडेड एलीट्स जैसे वतनदार, नटवर और पलयकरार, ये कौन थे, समाज पर इनका क्या प्रभाव था और इनकी शक्ति समय के साथ कैसे बदली। ये लैंडेड एलीट्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, वतनदार, नटवर, पलयकरार। और दक्षिण भारत की एक बहुत ही खास सामाजिक संरचना, वलंगे इड़ंगे, यानी दाहिने और बाएं हाथ की जातियां, ये विभाजन क्या था। हाँ, ये वलंगई इड़ंगई डिवीजन काफी यूनिक है। ये क्यों महत्वपूर्ण है और ये हमें उस समाज के तनावों के बारे में क्या बताता है। बिल्कुल। व्यापारियों और कारीगरों ने शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन को कैसे गति दी, कौन से नए समूह सामने आए। ट्रेडर्स और आर्टिजन्स का रोल, हाँ, कर सूफिज्म का। तो अपनी नोटबुक, पेन और अपना पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित कर लीजिए। हम हर पहलू को, हर बारीकी को समझने वाले हैं, बिना किसी जल्दबाजी के। हाँ, आराम से डिटेल में जाएंगे। ये सिर्फ जानकारी रटना नहीं है, ये उस दौर के समाज की नब्ज पकड़ने का सफर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को इग्नो यूनिट 21 के पहले पन्ने से। बिल्कुल। यूनिट 21 की शुरुआत होती है भूमिका से, इंट्रोडक्शन। सेक्शन 21.0 ये हमें एक तरह का स्टेज सेट करके देती है। ये बताती है कि मध्यकाल यानी मोटे तौर पर 10वीं से 17वीं सदी दक्कन और दक्षिण भारत के लिए जबरदस्त उथल-पुथल मतलब टर्मोइल का दौर था। अच्छा। और इसी उथल-पुथल ने सामाजिक संरचना में बदलावों को जन्म दिया। तो इसके मुख्य कारण क्या थे? ये उथल-पुथल क्यों हो रही थी? 47 में बहमनी सल्तनत की स्थापना होती है, 1347, हाँ। जो बाद में टूटकर 5 दक्कनी सल्तनतों में बढ़ जाती है। आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, इमाद शाही। बाप रे, इतनी सारी सल्तनतें। हाँ, फिर उत्तर से मुगलों का आक्रमण होता है और इसी दौर में मराठों का उदय भी होता है। मराठा उदय, हाँ। ये सारे राजनीतिक परिवर्तन सिर्फ शासकों के नाम बदलना नहीं थे, ये पावर इक्वेशंस बदल रहे थे, नए समूहों को मौका दे रहे थे। हाँ, जाहिर है सत्ता का केंद्र बदल रहा था, युद्ध हो रहे थे और इसका सीधा असर समाज पर पड़ रहा था। बिल्कुल। और दोस्तों, इन शासनों का क्रम और समय याद रखना महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए। हाँ, ये क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ राजनीति ही नहीं, और भी कारक थे ना। हाँ बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण कारक था भाषाई और सांस्कृतिक विकास। भाषाई कैसे? इस दौर में मराठी, कन्नड़, तेलुगु भाषी क्षेत्रों और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ा, इंटरैक्शन बढ़ा। अच्छा। इससे भाषाओं और संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। खासकर बहमनी काल में दक्कन में एक नई मिलीजुली भाषा और संस्कृति, जिसे दखनी कहा गया, वो तेजी से विकसित हुई। दखनी, हाँ, सुना है। ये दिखाता है कि कैसे भाषा समाज को जोड़ भी सकती है और नई पहचान भी बना सकती है। और अर्थव्यवस्था, क्या उसका भी कोई रोल था? बहुत बड़ा रोल। तीसरा मुख्य कारक इकोनॉमिक था। राज्यों को, चाहे वो कोई भी हो, अपने संसाधन मतलब रिसोर्सेज बढ़ाने थे। हाँ, वो तो चाहेंगी। इसका एक तरीका था कृषि का विस्तार करना, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। कहाँ? मतलब जो खेती लायक जमीन थी वो तो पहले से ही होगी। हाँ, लेकिन खासकर पहाड़ी और जंगली इलाकों में खेती को बढ़ावा दिया गया। फॉरेस्ट क्लियरिंग हुई, नए नए गांव बसाए गए। अच्छा, जंगली इलाकों में? इससे जो जनजातीय समूह थे, ट्राइबल ग्रुप्स, वो धीरे धीरे किसान बनते गए, पेजेंटाइजेशन हुआ उनका। लेकिन उनका स्टेटस क्या रहा? हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि उन्हें अक्सर सामाजिक ढांचे के
निचले पायदान पर ही जगह मिले, मतलब इंटीग्रेशन हुआ पर बराबरी का नहीं। ये पैटर्न तो अक्सर दिखता है। ये कृषि विस्तार सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, ये राज्य की शक्ति बढ़ाने का जरिया था, रिसोर्स बेस बढ़ाने का। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे कृषि विस्तार ने जनजातियों को मुख्यधारा के समाज में शामिल तो किया, पर शायद बराबरी का दर्जा नहीं दिया। सही। अच्छा, परिचय में पूर्वी दक्कन का जिक्र है, काकतियों के समय का। वहां क्या हो रहा था? हाँ, पूर्वी दक्कन, खासकर काकतीय राज्य वारंगल वाला, लगभग 1000 से 1326 एडी तक। इसका उदाहरण दिया गया है। यहाँ कृषि विस्तार और ग्रामीण समाज का परिवर्तन साफ दिखता है। नए नए मंदिर बनवाए गए। मंदिर, उनका क्या रोल था इसमें? मंदिरों या ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए गए, लैंड ग्रांट्स, खासकर वो जमीनें जो पहले जंगल थीं। अच्छा, जंगल वाली जमीनें। कौन दे रहा था ये अनुदान? ये अनुदान स्थानीय प्रमुख, व्यापारी, या तक कि शाही परिवार के लोग भी दे रहे थे। उन्होंने जंगल साफ करवाए, सिंचाई के लिए तालाब बनवाए, पॉन्ड्स बनवाए। तो मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे फिर? बिल्कुल नहीं। परिचय में मंदिर की भूमिका को सामाजिक और राजनीतिक इंटीग्रेटर कहा गया है। सोशल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर कैसे? मंदिर जमीन के मालिक थे। वे किसानों, कारीगरों, पशुपालकों को रोजगार देते थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वे अलग अलग समुदायों को एक धार्मिक पहचान के तहत लाते थे, धर्म के दायरे में लाते थे। अच्छा। मंदिर असल में उस दौर के सामाजिक और आर्थिक केंद्र भी थे, सोशियो इकोनॉमिक हब्स। वाह, ये पर्सपेक्टिव महत्वपूर्ण है। मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं थे। बिल्कुल। और फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान यानी एक्लचुरेशन का भी जिक्र है। हाँ, 14वीं सदी से भक्ति और सूफी आंदोलनों का प्रभाव बढ़ता है। भक्ति और सूफी, हाँ। ये आंदोलन सिर्फ धार्मिक नहीं थे, ये समाज के अलग अलग तबकों के बीच विचारों, मूल्यों और परंपराओं के आदान प्रदान का माध्यम भी बने। इससे नई मिली जुली सांस्कृतिक विशेषताएं विकसित हुईं। ये वो प्रोसेस है जिसे एक्युल्चुरेशन कहते हैं। तो ये तो हुआ दक्कन का संदर्भ। प्रायद्वीपीय भारत मतलब और दक्षिण में क्या चल रहा था? वहां भी बड़े राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। 12वीं-13वीं सदी में शक्तिशाली चोल साम्राज्य का पतन हो रहा था, डिक्लाइन ऑफ द चोलास। हाँ, चोल साम्राज्य। 14वीं सदी में उत्तर से दिल्ली सल्तनत के आक्रमण हुए, अलाउद्दीन खिलजी, फिर तुगलक। हाँ, मालिक काफूर के हमले। और फिर 1336 एडी में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। विजयनगर 1336। हाँ। इसी दौर में होयसल शासकों ने तमिल क्षेत्र पर भी कब्जा किया। इसका सामाजिक असर क्या हुआ इतने सारे बदलावों का? एक बड़ा असर ये हुआ कि 3 मुख्य सांस्कृतिक क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पहले से ज्यादा एकीकृत हुए। इंटीग्रेशन बढ़ा। खासकर तेलुगु योद्धाओं और वेलमा समुदाय, जो आंध्र के शुष्क मतलब ड्राई नॉर्दर्न क्षेत्रों से थे, उनका प्रभाव बढ़ा। अच्छा, तेलुगु योद्धा। इन्हीं में से नायकों का उदय हुआ, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है। एक और दिलचस्प बात ये हुई कि जो इलाके पहले हाशिए पर थे, मार्जिनल एरियाज जैसे जंगल या पहाड़ी इलाके, वे अब राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होने लगे। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेंटर्स बनने लगे। कैसे? इन इलाकों में रहने वाली शिकारी जनजातियों को उनकी युद्ध परंपराओं, मार्शल ट्रेडिशंस के कारण सेना में भर्ती किया जाने लगा। मिलिट्री रिक्रूटमेंट। अच्छा। उनकी फाइटिंग स्किल्स काम आई। हाँ, इतना ही नहीं, उत्तर भारत, दक्कन और यहाँ तक कि राजपूत योद्धा भी दक्षिण की ओर प्रवास करने लगे। माइग्रेशन हुआ, यानी दक्षिण का समाज सिर्फ अंदरूनी बदलावों से नहीं बल्कि बाहरी प्रवासन से भी बदल रहा था। माइग्रेशन का असर। बिल्कुल। और शायद इसीलिए विजयनगर काल की कला और वास्तुकला में इस्लामी प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जैसा सुजैन बेली ने इशारा किया है। हाँ, वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात। बिल्कुल। ये प्रवासन सिर्फ योद्धाओं का नहीं था। व्यापार, ट्रेड नेटवर्क्स और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का भी जबरदस्त विस्तार हुआ। अच्छा, व्यापार भी बढ़ा। हाँ, व्यापारी और कारीगर वर्ग की गतिशीलता, मोबिलिटी बढ़ी। उनके लिए क्षेत्रीय सीमाएं ज्यादा मायने नहीं रखती थीं। इसका कोई उदाहरण है यूनिट में? हाँ, जैसे कनमाला और कोमट्टी व्यापारी समुदायों का जिक्र है, या फिर पट्टन जो रेशम बुनकर थे, सिल्क वीवर्स। पट्टन कहाँ से आए थे ये? ये मूल रूप से सौराष्ट्र मतलब गुजरात के थे। वहां से विजयनगर आए और फिर कांचीपुरम, मदुरै, रामेश्वरम जैसी जगहों पर जाकर बस गए। गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक। हाँ,
ये दिखाता है कि कैसे कारीगर समूह भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। और ये व्यापारी सिर्फ एक धर्म के नहीं थे, इनमें शैव, वैष्णव और इस्लाम को मानने वाले सभी शामिल थे। रिलीजियस डाइवर्सिटी थी। तो ये परिचय हमें एक बहुत अच्छा नजरिया देता है कि प्रायद्वीप या भारत का मध्यकालीन समाज कितना डायनामिक और कॉम्प्लेक्स था। बिल्कुल, एक अच्छी फाउंडेशन बन जाती है आगे समझने के लिए। अब जरा गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं राजनीतिक अभिजात वर्ग की, पॉलिटिकल एलीट्स, सेक्शन 21.1। सबसे पहला नाम आता है नायक, नायकास। हाँ, नायक मध्यकालीन दक्षिण भारत, खासकर विजयनगर साम्राज्य से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण नए योद्धा वर्गों में से एक थे ये। अच्छा, योद्धा वर्ग। ये मंदिरों और मठों के बड़े संरक्षक थे, पेट्रन्स थे, और मंदिर के प्रबंधन में भी इनकी भागीदारी रहती थी, टेम्पल मैनेजमेंट में भी। लेकिन इनकी शुरुआत विजयनगर से पहले हुई थी, है ना? काकतीय राज्य में आपने जिक्र किया था। बिल्कुल सही। नायकों की व्यवस्था की जड़ें पूर्वी दक्कन के काकतीय राज्य में मिलती हैं। तो काकतियों ने क्या किया था? काकतीय शासकों ने ना एक होशियार स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने पुराने जो एलीट्स थे, राजकुमार या प्रमुख, उन पर डिपेंड नहीं किया। हाँ। बल्कि जो लोकल सरदार थे, गैर कुलीन, जिनकी जमीन पर पकड़ थी, हाँ, उनको शामिल किया। उनको अपने पॉलिटिकल नेटवर्क में शामिल करना शुरू किया। अच्छा। ये वो लोग थे जिनकी जमीनी पकड़ थी। अच्छा, और इन्हें शामिल करने का तरीका क्या था? मतलब कैसे जोड़ा उन्हें? काकतीय व्यवस्था में उन्हें वृत्ति दी जाती थी। वृत्ति क्या होता है ये? वृत्ति का मतलब था कि उन्हें उनकी सेवा के बदले रियायती दर पर, कंसेशनल रेट पर अतिरिक्त भूमि मिलती थी। साथ ही उन्हें सैन्य उपाधियां दी जाती थी, मिलिट्री टाइटल्स, जैसे अंगरक्षक, लेंका और नायक। दोहराते हुए, अंगरक्षक, लेंका, नायक। अंगरक्षक, लेंका, नायक। ओके। कुछ नायकों को नायंकर मुंह भी दिया जाता था। नायंकर मुंह, ये क्या था? इसका मतलब था कि उन्हें कुछ क्षेत्रों पर अधिकार मिल जाता था। ये व्यवस्था इन स्थानीय सरदारों को राज्य के प्रति लॉयल बनाती थी। समझ गया। तो ये व्यवस्था विजयनगर में कैसे पहुंची और डेवलप हुई? विजयनगर काल में खासकर तेलुगु योद्धा वर्ग का बड़े पैमाने पर दक्षिण की ओर प्रवास हुआ, माइग्रेशन हुआ, जैसा हमने पहले बात की। हाँ, तेलुगु योद्धाओं का। इसके कई कारण थे। बदलती राजनीतिक सीमाएं, सेना की जरूरतें और कृषि विस्तार के मौके। अपॉर्चुनिटीज थी। ये तेलुगु नायक दक्षिण में आए और उन्होंने स्थानीय शक्ति समूहों पर अपना प्रभाव जमाया। और विजयनगर में इन्हें क्या कहा गया? विजयनगर में इन्हें अमर नायका। हाँ, ये नाम सुना है। पुर्तगाली यात्रियों नूनिज और पेस, जो कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे, उन्होंने इनका जिक्र किया है। ये क्या थे? हाँ, नूनिज और पेस के अनुसार अमर नायक विजयनगर शासक, जिन्हें राय कहते थे, उनके एजेंट की तरह थे। एजेंट? किस तरह के एजेंट? उनका मुख्य काम था अपने क्षेत्र, जिसे अमरम कहते थे, उससे कर वसूलना, रेवेन्यू कलेक्ट करना और राजा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक और घोड़े रखना। मिलिट्री ऑब्लिगेशन थी। अच्छा, तो अमरम वो इलाका था जिसका रेवेन्यू नायक को मिलता था। हाँ, राजस्व अधिकार वाला क्षेत्र। लेकिन उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ इतनी नहीं थी। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे मंदिरों को दान देंगे, गिफ्ट्स देंगे, सिंचाई के तालाबों की मरम्मत करवाएंगे या नए बनवाएंगे, और खेती के लिए भूमि सुधार, मतलब लैंड रिक्लेमेशन करेंगे। यानी वे सिर्फ मिलिट्री कमांडर नहीं, बल्कि एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर भी थे एक तरह से। बिल्कुल, मल्टी फैसेटेड रोल था उनका। लेकिन क्या ये हमेशा राजा के अधीन रहे, लॉयल रहे? नहीं। समय के साथ, खासकर 16वीं-17वीं सदी में जब विजयनगर साम्राज्य कमजोर पड़ा, तो कई अमरनायक बहुत शक्तिशाली हो गए। पावर एक्यूमुलेट कर ली उन्होंने। और उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, इंडिपेंडेंट किंगडम्स, जैसे मदुरै, तंजावुर, गिंगी के नायक राज्य। ये बहुत फेमस हुए बाद में। अच्छा, तो वो एजेंट से राजा बन गए एक तरह से? हाँ, कह सकते हैं। अब यहाँ एक बहस का मुद्दा आता है। इतिहासकार नोबुरू कर्शिमा? हाँ, कर्शिमा। हाँ। जापानी इतिहासकार। हाँ। उन्होंने इनकी तुलना मध्ययुगीन यूरोप या जापान के सामंती प्रभुओं, फ्यूडल लॉर्ड से की है। क्या ये सही है? क्या ये फ्यूडलिज्म था? देखिए, कर्शिमा का तर्क है कि शुरुआत में, मतलब 14वीं-15वीं सदी में, नायकों की लेजिटिमेसी राजा से आती थी। लेकिन 16वीं सदी तक उनमें सामंती लक्षण,
फ्यूडल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा स्पष्ट हो गए। जैसे? उन्हें एक निश्चित क्षेत्र मिल गया जिसे नायक कट्टनम कहा गया, और एक तरह का सामंती पदानुक्रम फ्यूडल हायरार्की बन गया। राजा के नीचे नायक, नायक के नीचे और नायक, और फिर नीचे जमींदार तक। एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर। हाँ। लेकिन क्या सभी इतिहासकार इससे सहमत हैं? नहीं, डीसी सरकार जैसे इतिहासकारों ने इसका खंडन किया है। दे रिफ्यूट दिस। उनका क्या तर्क है? उनका मानना है कि भारत में यूरोपीय सामंतवाद के मुख्य तत्व जैसे सामंत की निष्ठा, वैसलेज, श्रद्धांजलि, होमेज और उपसामांतीकरण, सब इन्फ्यूडेशन का स्पष्ट अभाव था। वो एलिमेंट्स यहाँ नहीं थे। अच्छा। तो नायकों को पूरी तरह सामंती कहना शायद सही नहीं होगा, हालांकि उनमें कुछ समानताएं दिख सकती हैं। ये बहस यूपीएससी के नजरिए से महत्वपूर्ण है। फ्यूडलिज्म डिबेट इन इंडिया। हाँ, ये समझना जरूरी है कि क्या था और क्या नहीं था। अच्छा, ये नायक व्यवस्था का समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ओवरऑल इम्पैक्ट क्या था? नायक शासन ने कई क्षेत्रों में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में मदद की। उन्होंने निर्माण गतिविधियों, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और व्यापार को बढ़ावा दिया। और कारीगरों, व्यापारियों के लिए? कारीगरों और व्यापारियों को प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट और संरक्षण, पेट्रनेज दिया। उदाहरण के लिए कन्माल समुदाय के कारीगरों को कर में छूट दी गई, या साप्ताहिक मेलों से वसूले जाने वाले तलारिक कम कर को माफ किया गया। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी। ठीक है, तो ये तो हुई नायकों की बात। अब दक्कन की तरफ चलते हैं। वहां का अभिजात वर्ग, एलीट क्लास कैसा था? दक्कन, खासकर बहमनी सल्तनत में कुलीन वर्ग में गुटबाजी, फैक्शनलिज्म एक बड़ी समस्या थी। गुटबाजी? कैसी गुटबाजी? दो मुख्य गुट थे, अफाकी और दखनी। दोहराते हुए, अफाकी और दखनी। अफाकी मतलब? अफाकी मतलब विदेशी। ये वो अमीर थे जो ईरान, ट्रांजक्सियाना, इराक जैसे मध्य एशियाई और पश्चिमी एशियाई देशों से आए थे, माइग्रेंट्स थे। और दखनी? दखनी वो थे जो पुराने स्थापित कुलीन थे, एस्टैब्लिश्ड नोबिलिटी, जिनमें से कई स्थानीय मूल के या पहले से बसे हुए थे, या फिर जो नॉर्थ इंडिया से पहले आ गए थे। और इन गुटों में तनाव क्यों था? What was the conflict about? 15वीं सदी से अफाकियों का प्रभाव दरबार में बढ़ने लगा, क्योंकि वे अक्सर ज्यादा पढ़े लिखे और कुशल प्रशासक या सैनिक माने जाते थे। स्किल्ड थे। अच्छा, इससे दखनी अमीरों में इनसिक्योरिटी और नाराजगी बढ़ी। रिसेंटमेंट हुआ। सत्ता का संघर्ष। बिल्कुल। सुल्तानों ने अक्सर इन दोनों गुटों के बीच संतुलन, बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन ये गुटीय संघर्ष इतना बढ़ गया कि ये बहमनी सल्तनत और बाद में दखनी सल्तनतों के पतन का एक बड़ा कारण बना। ओहो, तो ये फैक्शनलिज्म राज्य के लिए घातक साबित हुआ। हाँ, ये गुटबाजी सिर्फ दरबार की राजनीति नहीं थी, ये सीधे तौर पर शक्ति, संसाधन और नस्लीय क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी थी, जो राज्य की नींव को कमजोर कर रही थी। जरा सोचिए, ये आज की राजनीति से कितना मिलता जुलता है ना। हाँ, एक गुटबाजी तो आज भी दिखती है कई जगह। अच्छा, दक्कन में राजनीतिक शक्ति बांटने का तरीका क्या था? क्या वहां भी नायक जैसी व्यवस्था थी? नहीं, दक्कन में बहमनी सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत की तरह इक्ता प्रणाली अपनाई। इक्ता सिस्टम? हाँ, ये तो सुना है। क्या था ये? इक्ता एक तरह का रेवेन्यू असाइनमेंट था, मतलब जमीन नहीं बल्कि उस जमीन से रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार। अच्छा, और जिसे ये मिलता था? जिसे इक्ता मिलता था उसे इक्तादार कहते थे। तो इक्तादार का काम क्या था? सिर्फ रेवेन्यू लेना? नहीं, इक्तादार को अपने इक्ता से राजस्व वसूलने का अधिकार था, लेकिन बदले में उसे एक निश्चित संख्या में सैनिक रखने होते थे, मेंटेन ट्रूप्स, जो जरूरत पड़ने पर सुल्तान की सेवा में भेजे जाते थे। तो इक्ता का साइज उसकी मिलिट्री जिम्मेदारी तय करता था। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इक्ता आमतौर पर हस्तांतरणीय होता था। ये इक्तादार की निजी संपत्ति नहीं थी। सुल्तान उसे कभी भी वापस ले सकता था या किसी और को दे सकता था। नॉन हेरिडेटरी था मोस्टली। लेकिन क्या ये व्यवस्था हमेशा ऐसी ही रही, स्ट्रिक्ट रही? नहीं, समय के साथ इसमें भी बदलाव आए। कई इक्तादार बाद में शहरों में रहने वाले अनुपस्थित जमींदार बन गए, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। अच्छा, मतलब इक्ता पर खुद नहीं रहते थे। हाँ, उनके इक्ता अक्सर कस्बों और किलों के आसपास केंद्रित होते थे, जिससे ट्रेड और कॉमर्स को सुरक्षा मिलती थी, सिक्योरिटी मिलती थी। क्या यहाँ उपसामंतीकरण
सब इन्फूडेशन जैसा कुछ था, जैसे नायक वाले केस में बहस थी। हाँ, कुछ हद तक ऐसा लगता है कि बड़े इक्तादारों ने स्थानीय जमींदारों या छोटे सरदारों को अपने हिस्से के एकता में से कुछ हिस्सा दे दिया, सब असाइनमेंट कर दिया। क्यों? ये एक तरह से ग्रामीण अभिजात वर्ग को, रूरल इलीट्स को सल्तनत के राजनीतिक ढांचे में शामिल करने और जमीनी स्तर पर नियंत्रण बनाए रखने का तरीका था। ग्रास रूट्स कंट्रोल, इसे हम उपसामंतीकरण की शुरुआत मान सकते हैं, हालांकि ये यूरोपीय मॉडल से अलग था। ठीक है, तो हमने राजनीतिक अभिजात वर्ग, नायक और इक्तादार को समझा। अब आते हैं जमीन से जुड़े दूसरे शक्तिशाली वर्ग पर, भूस्वामी अभिजात वर्ग, लैंडेड एलिट्स, सेक्शन 21.2। इनमें भी कई तरह के लोग थे। हाँ, ये भी बहुत डाइवर्स ग्रुप था। शुरुआत करते हैं दक्कन के वतनदारों से। सेक्शन 21.2.1। ये वतनदार कौन थे? वतनदार ये दक्कन के ग्रामीण समाज के सबसे शक्तिशाली कृषक वर्गों में से थे, पावरफुल पेजेंट क्लास। वतन, इसका मतलब क्या है? वतन का शाब्दिक अर्थ है घर या मूल स्थान, होमलैंड, लेकिन यहाँ इसका मतलब था एक पैतृक संपत्ति या अधिकार, हेरिडिटरी राइट और प्रॉपर्टी, जो आमतौर पर वंशानुगत होता था। हेरिडिटरी, इसे बेचा जा सकता था? हाँ, इसे बेचा भी जा सकता था और ट्रांसफर भी किया जा सकता था, सेलेबल एंड ट्रांसफरेबल। ये वतन किस रूप में होता था? क्या ये सिर्फ जमीन थी? वतन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक गांव या परगना, जिलों का समूह के स्तर पर कुछ वंशानुगत अधिकारों और पदों से जुड़ा था, हेरिडिटरी ऑफिसेज एंड राइट्स। इसमें कोई हायरार्की थी? हाँ, एक पदानुक्रम था। परगना के स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण वतनदार होते थे देशमुख। देशमुख? हाँ, जो राजस्व संग्रह और प्रशासन का मुखिया होता था, और देशपांडे, जो राजस्व रिकॉर्ड रखने वाला होता था। देशमुख और देशपांडे परगना लेवल पर, और गांव लेवल पर? गांव के स्तर पर होते थे पाटिल, गांव का मुखिया, और कुलकर्णी, गांव का लेखाकार, अकाउंटेंट। पाटिल और कुलकर्णी, ओके। इन पदों से जुड़े अधिकार और विशेषाधिकार, राइट्स एंड परक्विजिट्स, जिन्हें हक लाओ जमा कहते थे, वही उनका वतन कहलाता था। गांव के अन्य सेवक जैसे महार, संदेशवाहक, सीमा रक्षक भी वतनदार होते थे। तो वतन का महत्व क्या था? सिर्फ पैसा, इनकम? नहीं, वतन सिर्फ आय का स्रोत नहीं था, बल्कि ये सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक था, सोशल प्रेस्टीज एंड ऑनर। अच्छा। मराठों के इतिहास में वतन का बहुत गहरा लगाव दिखता है, इमोशनल अटैचमेंट। वे अपने वतन को अस्थायी पदों जैसे सरंजन, जागीर या मोकासा, हाँ, ये तो अस्थायी होते थे, सेवा के बदले। हाँ, इनसे कहीं ज्यादा स्थायी और महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि इन अस्थायी पदों को स्थायी वतन या इनाम, कर मुक्त भूमि अनुदान में बदलवा लें। मतलब परमानेंट चाहिए था? बिल्कुल, वतन उनकी पहचान का हिस्सा था, आइडेंटिटी थी। ये दिलचस्प है कि कैसे एक अधिकार सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। अब दक्कन से तमिल क्षेत्र की ओर चलते हैं। वहां के भूस्वामी अभिजात वर्ग, सेक्शन 21.2.2 कैसे थे? क्या वहां भी वतनदार जैसी व्यवस्था थी? तमिल क्षेत्र में स्थिति थोड़ी अलग और ज्यादा विविध थी, और समय के साथ बदलती भी रही। वतनदार जैसी सीधी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भूस्वामी वर्ग बहुत शक्तिशाली था। तो वहां कैसे हुआ ये सब? 6वीं सदी के बाद से पल्लवों और चोल शासकों ने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए, जिन्हें ब्रह्मदेय कहा जाता था। ब्रह्मदेय, हाँ, ब्राह्मणों को दी गई जमीन। हाँ, साथ ही विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और उन्हें भी जमीनें दान में मिली, टेम्पल लैंड्स। इसका नतीजा क्या हुआ? समाज पर असर? इसका नतीजा ये हुआ कि एक शक्तिशाली ब्राह्मण भूस्वामी वर्ग का उदय हुआ। ब्राह्मण लैंडेड क्लास। राइट। और इनका रोल क्या था? सिर्फ पूजा पाठ? नहीं, इन ब्राह्मणों ने सिर्फ पूजा पाठ नहीं किया, बल्कि उन्होंने बेहतर कृषि तकनीकों, बेटर एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को लाने, खेती का विस्तार करने और अधिशेष सरप्लस निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में भी? हाँ, वे वर्ण व्यवस्था के जरिए समाज को इंटीग्रेट करने और शाही विचारधारा, रॉयल आइडियोलॉजी को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने में भी सहायक हुए। उन्होंने वेलाला समुदाय के शक्तिशाली गैर ब्राह्मण भूस्वामियों के साथ मिलकर सिंचाई व्यवस्था, इरिगेशन मैनेजमेंट भी किया। वेलाला ये कौन थे? वेलाला एक प्रमुख प्रभावशाली गैर ब्राह्मण कृषक और भूस्वामी समुदाय था तमिल क्षेत्र का,
डोमिनेंट नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी। लेकिन क्या ये ब्राह्मण भूस्वामी हमेशा शक्तिशाली बने हुए हैं? नहीं, समय के साथ शक्ति का हस्तांतरण हुआ, पावर शिफ्ट हुआ ब्राह्मणों से गैर ब्राह्मणों की ओर। इसका कोई उदाहरण? हाँ, एक अच्छा उदाहरण कावेरी घाटी के उक्कल गांव का मिलता है। 13वीं-14वीं सदी में विजयनगर शासकों ने भारी कर लगा दिए, हेवी टैक्सेशन। इन करों को चुकाना कई ब्राह्मण भूस्वामियों के लिए मुश्किल हो गया और उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी। लैंड एलियनेशन। और खरीदी किसने? ये जमीनें अक्सर गैर ब्राह्मण समुदायों, खासकर विल्लालों ने खरीदी, जो अब नए शक्तिशाली भूस्वामी बन गए। ये दिखाता है कि कैसे इकोनॉमिक प्रेशर सामाजिक संरचना को बदल सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो विल्लाला प्रमुख गैर ब्राह्मण भूस्वामी थे। और चोल काल में नट्टवर या नट्टार का भी जिक्र आता है। ये कौन थे? नट्टवर या नट्टार? चोल काल के दौरान नाडु क्या था? नाडु एक स्थानीय प्रशासनिक और कृषि क्षेत्र था, समझिए एक डिस्ट्रिक्ट जैसा। तो नट्टवर इस नाडु के सबसे प्रभावशाली प्रतिनिधि और बड़े भूस्वामी थे। बेसिकली कंट्रोलर्स ऑफ द नाडु। उनका काम क्या था? उनका काम था लगान वसूलना, लोगों से बेगार मुफ्त सेवा लेना। इतिहासकार कर्शिमा उन्हें एक शोषक वर्ग मानते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव क्लास। वे स्थानीय उत्पादन के नियंत्रक थे और मंदिरों के फंड और मरम्मत पर भी उनका नियंत्रण था। ये नट्टवर किस समुदाय से आते थे? मुख्य रूप से ये वेलाल्ला समुदाय के ही होते थे और आपस में रिश्तेदारी के नेटवर्क्स, किनशिप नेटवर्क से जुड़े होते थे। इनकी उपाधियां क्या थी? उन्हें नाडुद्यन, नाडु का स्वामी, नडलवन, नाडु का शासक, अरियन प्रमुख जैसी उपाधियां मिलती थीं। इनमें पिल्ले, मुदली, रेड्डी, वन्यार जैसे उपनाम वाले समूह शामिल थे। क्या विजयनगर काल में नट्टवरों की स्थिति वैसी ही बनी रही या बदली? नहीं, विजयनगर काल में भूमि व्यवस्था में बदलाव आए, नए प्रवासी समूह आए, जिससे नट्टवरों की संरचना और शक्ति बदली, चेंज आया। उदाहरण के लिए वन्यार समूह के लोग सेना में शामिल हुए और उन्होंने भूमि पर कन्याची अधिकार प्राप्त कर लिए। कन्याची मतलब स्वामित्व अधिकार, ओनरशिप राइट्स। तो अब नटवर सिर्फ वेलाला ही नहीं रहे, उनमें कारीगर, व्यापारी और अन्य समुदायों के लोग भी शामिल होने लगे। कॉम्पोजिशन बदल गया। और फिर 1429 के विद्रोह का जिक्र है, इसका क्या असर हुआ नट्टवरों पर? हाँ, 1429 में वल्लंगे और इड़ंगे समूहों ने मिलकर भूस्वामियों और खासकर वन्यारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रिवोल्ट ऑफ 1429। वलंगय इड़ंगय ने। अच्छा। इस विद्रोह ने नट्टवरों की शक्ति को काफी कमजोर कर दिया। वीकेंड देम। बाद में 16वीं सदी में जब नायक शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने नटवरों को और हाशिए पर धकेल दिया, मार्जिनलाइज्ड कर दिया। इसका प्रमाण कैसे मिलता है कि उनकी शक्ति कम हो गई? एविडेंस क्या है? 16वीं सदी के अभिलेखों में नट्टू विनियोगम, नट्टू कणिकई, नट्टायम जैसे करों का जिक्र नहीं मिलता जो पहले नटवरों द्वारा वसूले जाते थे। टैक्सेस एसोसिएटेड विद नाडु डिसअपीयर। इससे लगता है कि नाडु इकाई का महत्व कम हो गया और पारूरू जैसे नए क्षेत्रीय शब्द ज्यादा इस्तेमाल होने लगे। नटवरों का एक संगठित कॉरपोरेट चरित्र खत्म हो गया और उनकी जगह एक बहुसामुदायिक कृषि अभिजात वर्ग, मल्टी कम्युनिटी अग्रेरियन एलीट ने ले ली। ये तो बड़ा बदलाव था, नाडु का महत्व कम होना। हाँ, सिग्निफिकेंट शिफ्ट था ये। अब तमिल क्षेत्र के एक और महत्वपूर्ण भूस्वामी वर्ग पर आते हैं, पालियाकारार्स। सेक्शन 21.2.3, इन्हें पुलिगार भी कहते हैं शायद। हाँ, पुलिगार भी कहते हैं। ये 16वीं सदी में खासकर विजयनगर साम्राज्य के बाद के दौर में एक शक्तिशाली योद्धा किसान वर्ग के रूप में उभरे, वॉरियर पेजेंट्स। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ओरिजिन क्या है? इनकी उत्पत्ति दिलचस्प है। ये ज्यादातर उन शुष्क ऊपरी इलाकों, ड्राई अपलैंड एरिया से आए जहां खेती करने वाले समुदायों और शिकारियों, पशुपालकों के बीच संघर्ष और समावेश, कॉन्फ्लिक्ट एंड इनकॉर्पोरेशन की प्रक्रिया चल रही थी। अच्छा, उन बॉर्डर एरिया से। ये किस समुदाय के थे? ये मुख्य रूप से गैर ब्राह्मण थे और इनमें तेलुगु भाषी योद्धाओं की संख्या काफी थी। इनका काम क्या था? ये क्या करते थे? वे पलयम के प्रभारी होते थे। पलायम ये क्या था? पलयम का मतलब था एक सैन्य शिविर या किला जिसके तहत कुछ गांव आते थे, अ फोर्टिफाइड टेरिटरी। धीरे धीरे ये पलयम ही
छोटे राज्यों जैसे बन गए। छोटे राज्य। हाँ, इतिहासकार निकोलस डर्क्स ने इन्हें लिटिल किंग्स कहा है। लिटिल किंग्स। अच्छा। इनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, मतलब कौन लोग थे इनमें? इनकी सामाजिक संरचना काफी मिली-जुली थी, डाइवर्स थी। इसमें तेलुगु, कन्नडिगा, कल्लाडी, कल्लर, वोकालिगा, मरवर, वडुगा जैसे कई समुदाय शामिल थे। काफी मिक्स ग्रुप था। इनका काम क्या था पलयम में? इनका मुख्य काम था अपने क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर, सैन्य सेवाएं देना, पहले नायकों को फिर स्वतंत्र रूप से, और राजस्व वसूलना। इन्होंने भूमि सुधार भी किए, नए कस्बे बसाए, लेकिन साथ ही ये भारी कर लगाने के लिए भी जाने जाते थे, जिससे ग्रामीण इलाकों में तनाव भी पैदा होता था, रूरल टेंशन। इनका प्रभाव क्या पड़ा पुराने सिस्टम पर? पालेय करारों के उदय ने पुराने तमिल किसानों और भूस्वामियों, खासकर ब्राह्मणों और विलालाओं के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में उन्हें विस्थापित किया, डिस्प्लेस द ओल्ड एलीट्स। अच्छा। विजयनगर और बाद में नायक राज्यों के पतन के बाद इनका महत्व और बढ़ गया। Importance increased after Vijayanagara decline. ये अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए जाति, क्षेत्रीय वफादारी और रिश्तेदारी के नेटवर्क का बखूबी इस्तेमाल करते थे। मदुरै के नायकों ने इन्हें अपने शासक वर्ग में लाने की कोशिश भी की थी। और ये कब तक पावरफुल रहे? ये ब्रिटिश शासन के आने तक दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ी ताकत बने रहे। अंग्रेजों से भी इनकी काफी लड़ाइयां हुई। हाँ, वो पोलीगाड युद्ध का जिक्र आता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के भूस्वामी वर्ग उभरे और उनकी शक्ति समय के साथ बदली। अब एक बहुत ही अनोखी सामाजिक संरचना पर आते हैं, जिसका जिक्र पहले भी आया, वलंगे इडंगे समूह, वलांगे इदांगे ग्रुप्स, सेक्शन 21.3, यानी दाहिने और बाएं हाथ की जातियां। ये क्या था? ये विभाजन क्यों हुआ? हाँ, वलंगे इड़ंगे, ये दक्षिण भारत खासकर तमिल क्षेत्र की एक बहुत ही विशिष्ट यूनिक सोशल कैटेगराइजेशन थी। दाहिना हाथ और बायां हाथ, मतलब क्या है इसका? वलंगई मतलब दाहिना हाथ, राइट हैंड, और इड़ंगई मतलब बायां हाथ, लेफ्ट हैंड। ये गैर ब्राह्मण समुदायों का एक दोहरा ऊर्ध्वाधर विभाजन था, ड्यूअल वर्टिकल डिवीजन। मतलब लगभग हर गैर ब्राह्मण जाति या तो वलंगे समूह में आती थी या इड़ंगे समूह में। ये अजीब है। सामान्य जाति व्यवस्था तो ऊंच नीच हायरार्किकल होती है। ये दोहरे विभाजन का क्या कारण था? व्हाई दिस ड्यूअल डिवीजन? देखिए, इसकी उत्पत्ति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, ऑरिजिन्स आर ऑब्स्क्योर, लेकिन इसका संबंध मध्यकाल में हो रहे बड़े सामाजिक आर्थिक बदलावों से जोड़ा जाता है, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस से। जैसे पहला, कृषि विस्तार। जब खेती नए इलाकों में फैली तो विभिन्न समुदायों के बीच संसाधनों और स्थिति को लेकर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ी। हाँ। दूसरा, भूमि लेन देन। जमीन की खरीद फरोख्त बढ़ने से सामाजिक संबंध और कॉम्प्लेक्स हुए। तीसरा, गैर ब्राह्मण गांवों में पदानुक्रम। वेल्लाला जैसे शक्तिशाली भूस्वामियों के प्रभुत्व के खिलाफ निचले कृषक समुदायों में तनाव पैदा हुआ, टेंशन बिटवीन डोमिनेंट एंड सबऑर्डिनेट ग्रुप्स। ओके। चौथा, शहरी विकास। शहरों के विकास ने व्यापारी और कारीगर समूहों को महत्व दिया, खासकर कैक्कोलर जो बुनकर थे जैसे कारीगर समूह आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे, राइज ऑफ आर्टिजन्स। और पांचवां, सामाजिक गतिशीलता का प्रयास, सोशल मोबिलिटी अटेम्प्ट्स। ये नए उभरते गैर ब्राह्मण समूह, खासकर कारीगर, अब उच्च जाति की स्थिति का दावा करने लगे। वे द्विज, ट्वाइस बॉर्न का दर्जा चाहते थे, मंदिरों में विशेष अधिकार, रिचुअल ऑनर्स चाहते थे। स्टेटस की लड़ाई। बिल्कुल। इन सब वजहों से समाज में तनाव बढ़ा। 12वीं सदी के आसपास हमें एक सामाजिक संकट, सोशल क्राइसिस के संकेत मिलते हैं, जिसमें विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष हुए। कारीगर बनाम किसान, कारीगरों के अपने उपसमूहों में, पहाड़ी जनजातियों और मैदानी लोगों में, व्यापारी समूहों में। तो इसी बैकग्राउंड में ये वलंगई इड़ंगई बने। हाँ, ऐसा माना जाता है कि इसी पृष्ठभूमि में वलंगई और इड़ंगई समूह संगठित हुए, शायद अपने हितों की रक्षा के लिए। टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स। हाँ। कौन सी जातियां किस समूह में थीं, इसका कोई नियम था, और क्या सभी जातियां इसमें शामिल थीं? नियम बहुत स्पष्ट नहीं है और क्षेत्र के हिसाब से बदलते भी थे। मोटे तौर पर कृषि से जुड़े कुछ समूह और कुछ व्यापारी वलंगई दाहिने हाथ में माने जाते थे, जबकि कारीगर और कुछ अन्य सेवा जातियां इड़ंगई बाएं हाथ में आती थीं।
लेकिन ये फिक्स्ड नहीं था। नहीं, ये बहुत सख्त विभाजन नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण और वेलाला जैसे प्रभुत्वशाली समूह आमतौर पर इस विभाजन से बाहर माने जाते थे। दे स्टूड आउटसाइड और अबव दिस डिवीजन। अच्छा। ये जरूरी पॉइंट है। तो ये विभाजन मुख्य रूप से गैर प्रमुख नॉन डोमिनेंट जातियों के बीच की लामबंदी थी। हाँ, ऐसा लगता है। और 1429 के विद्रोह का जिक्र फिर से आता है। क्या वो इसी विभाजन से जुड़ा था? हाँ, 1429 का विद्रोह, जिसके बारे में हमने नटवरों के संदर्भ में बात की थी। वलंगय और इडंगे दोनों समूहों ने मिलकर ब्राह्मण भूस्वामियों और वेलाला, जिनमें वन्यार भी शामिल थे, के बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ किया था। तो ये जॉइंट एक्शन था। हाँ, ये विद्रोह इन समूहों की संगठित शक्ति और उस समय के सामाजिक तनाव का चरम दिखाता है। ये विभाजन औपनिवेशिक काल तक किसी न किसी रूप में बना रहा। ये वाकई में भारतीय समाज की जटिलता का एक और उदाहरण है। बिल्कुल, वेरी कॉम्प्लेक्स। अब अर्थव्यवस्था के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, व्यापारी और कारीगर, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस, सेक्शन 21.4। इनकी क्या भूमिका थी? मध्यकाल में, खासकर 9वीं सदी के बाद, प्रायद्वीपीय भारत में वाणिज्यिक गतिविधियां, कमर्शियल एक्टिविटीज तेजी से बढ़ी। कैसे पता चलता है? नगरम, नागरम कहे जाने वाले बाजार केंद्र विकसित हुए, मार्केट सेंटर्स, और उन्होंने आपस में मिलकर बड़े व्यापारिक नेटवर्क्स बनाए, ट्रेड नेटवर्क्स। क्या व्यापारियों के अपने संगठन भी थे? ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ, बहुत शक्तिशाली व्यापारिक संघ या गिल्ड्स थे, मर्चेंट गिल्ड्स। कौन से? इनमें सबसे प्रसिद्ध था अय्यावोले 500। अय्यावोले 500। ये बहुत बड़ा गिल्ड था। अय्यावोले 500, इनका इलाका कहाँ तक था? ये पूरे दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार करता था। सोचिए। अरे वाह, इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ, इसके अलावा तमिल, दिसाई, अय्यरत्तू, एन्नुरुवर, तमिल क्षेत्रों के 1500 व्यापारी। और अंजुवनम। अंजुवनम, ये कौन थे? ये शायद विदेशी व्यापारियों, खासकर यहूदियों और ईसाइयों का संघ था, एसोसिएशन ऑफ फॉरेन मर्चेंट्स। अच्छा, व्यापारी समुदाय कौन थे? मतलब किन जातियों या ग्रुप से आते थे? व्यापारी समुदाय भी विविध थे। नगरट्टार, जिनके नाम के अंत में अक्सर चेट्टी या सेट्टी लगता है, एक प्रमुख व्यापारी समुदाय थे, लेकिन इनमें कई अन्य समूह भी शामिल थे। ये सिर्फ व्यापार करते थे या और भी कुछ? ये सिर्फ व्यापार नहीं करते थे, वे कृषि में भी निवेश करते थे, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, और मंदिरों को भारी दान देते थे, डोनेशंस टू टेम्पल्स, जिससे उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी। सोशल स्टेटस। दान से स्टेटस बढ़ता था। और कारीगर, आर्टिसंस, क्या उनका भी कोई महत्वपूर्ण स्थान था? बिल्कुल, कारीगर, खासकर कपड़ा उद्योग से जुड़े लोग, टेक्सटाइल आर्टिसंस बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। जैसे कैकुलार्स, जो बुनकर थे, वीवर्स, उनका मंदिरों से गहरा संबंध था। क्लोज लिंक्स विद टेम्पल्स? मंदिरों से। कैसे? वे मंदिरों को कपड़े सप्लाई करते थे, मंदिर के प्रबंधन में भाग लेते थे, और कई बार तो मंदिरों के रक्षक के तौर पर अपने सशस्त्र दल, आर्म्ड कॉन्टिंजेंट्स भी रखते थे। बुनकरों के सशस्त्र दल, ये तो कमाल है। हाँ, उन्हें व्यापारी योद्धा, मर्चेंट वॉरियर भी कहा जा सकता है एक तरह से। शहरी केंद्र कैसे विकसित हुए? अर्बन सेंटर्स। कई शहरी केंद्र ब्रह्मदेव या मंदिर समूहों के आसपास विकसित हुए, जैसे कांचीपुरम और तंजावुर, टेम्पल टाउन्स। लेकिन व्यापार मार्गों और बंदरगाहों ने भी शहरीकरण को गति दी, पोर्ट टाउन्स एंड ट्रेड रूट टाउन्स। बंदरगाहों की बात आई तो विदेशी व्यापार का क्या असर पड़ा, खासकर अरब व्यापारियों का? अरब ट्रेडर्स, अरब व्यापारियों का प्रभाव 8वीं सदी से ही दिखने लगा था। कोरोमंडल तट पर कई महत्वपूर्ण बंदरगाह विकसित हुए, पोर्ट्स जैसे पुलिकट, कराईकल, नागौर, नागपत्तनम। और इनका महत्व? ये बंदरगाह न सिर्फ व्यापार के केंद्र बने, बल्कि ये दक्षिण भारत में औपचारिक इस्लाम के आगमन और प्रसार के भी शुरुआती केंद्र बने, एंट्री पॉइंट्स फॉर इस्लाम। तो क्या यहीं से तमिल मुस्लिम समुदायों का विकास हुआ? हाँ, 13वीं सदी तक हमें तमिल भाषी मुस्लिम समुदायों के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। तमिल स्पीकिंग मुस्लिम्स, वे व्यापार में बहुत सक्रिय थे, खासकर रत्न, जेम्स, मोती, पर्ल्स, सूती कपड़े, कॉटन टेक्सटाइल्स और घोड़ों, हॉर्सेस के व्यापार में। ये समुदाय भी एक जैसे थे या अलग अलग थे? नहीं, इनमें भी विविधता थी, डाइवर्सिटी थी। मराई कायर थे, ये सुन्नी मुसलमान थे जो समुद्री व्यापार और जहाजों के मालिक थे। शिप ओनर्स। ओके। लंबाई थे, ये भी सुन्नी थे, लेकिन ज्यादातर मोती निकालने, पर्ल डाइवर्स, मछली पकड़ने, फिशरमैन या कपड़ा बुनने, वीवर जैसे कामों से जुड़े थे। नवायत थे,
ये दक्कनी भाषा बोलते थे और शफी विचारधारा को मानते थे। माना जाता है कि ये 17वीं सदी में अरब या फारस से आए थे। लेटर माइग्रेंट्स। और पठान भी थे। ये मुगल कब्जे के बाद आए और ज्यादातर सैन्य सेवाओं से जुड़े थे। एसोसिएटेड विद मिलिट्री सर्विस। ये दिखाता है कि कैसे व्यापार ने न सिर्फ माल का बल्कि लोगों, धर्मों और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान किया। मेल्टिंग पॉट जैसा बन गया था। बिल्कुल, कल्चरल एक्सचेंज हुआ। तो हमने राजनीतिक, भूस्वामी, सामाजिक विभाजन और आर्थिक समूहों को देखा। अब आते हैं धार्मिक समूहों पर। रिलीजियस ग्रुप्स, सेक्शन 21.5। इनकी क्या भूमिका थी? समाज में क्या स्थान था? मध्यकालीन समाज में धर्म एक बहुत शक्तिशाली ताकत थी। रिलीजन वॉज अ पावरफुल फोर्स। धार्मिक समूहों सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं थे, वे अक्सर मंदिरों, मठों या सूफी खानकाहों और दरबाहों से जुड़े होते थे। और ये संस्थाएं खुद क्या थी? ये खुद बड़े जमींदार और शक्ति केंद्र होते थे। तमिल क्षेत्र में मठों की क्या भूमिका थी? मठ्स। तमिल क्षेत्र में शैव और वैष्णव मठ बहुत शक्तिशाली थे। शैवा एंड वैष्णवा मठास। वे कई बार मंदिरों के साथ मिलकर या उनसे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करते हुए काम करते थे। इनके नेता कौन होते थे? मठों के नेता, जिन्हें आचार्य या मठाधिपति कहा जाता था, बहुत प्रभावशाली होते थे। इन्फ्लुएंशियल फिगर्स। कैसे? वे स्थानीय लोगों और शासकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी, लिंक का काम करते थे। कई बार तो उन्होंने राजाओं को सत्ता स्थापित करने में भी मदद की। पॉलिटिकल रोल भी था। और समाज पर? समाज पर उनका धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण होता था। रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंट्रोल। गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और कई बार गुरुओं का दैवीकरण, डेफिकेशन भी किया जाता था। उन्हें भगवान जैसा माना जाता था। अच्छा, गुरु का इतना महत्व। और दक्कन में? वहाँ सूफियों का जिक्र है। हाँ, दक्कन में सूफी संतों और उनके सिलसिलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। रोल ऑफ सूफीज। वो क्या करते थे? मतलब किस तरह की भूमिकाएं थी उनकी? सूफी कई तरह की भूमिकाएं निभाते थे। डाइवर्स रोल्स। कुछ बहुत रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स थे और इस्लाम के शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन पर जोर देते थे। और कुछ लेखक थे जिन्होंने रहस्यवादी, मिस्टिकल और लोकप्रिय साहित्य, पॉपुलर लिटरेचर लिखा। कुछ बड़े भूस्वामी बन गए, लैंडेड एलीट्स, जिन्हें पिराजादे कहते थे। इन्हें राज्य से अनुदान में जमीनें मिली थीं। पिराजादे मतलब पीर के बेटे या वंशज? हाँ, वंशानुगत उत्तराधिकारी। और कुछ दरवेश थे, डर्विशेस, जो दुनियादारी, रूढ़िवाद और भौतिकवाद का तिरस्कार करते थे। एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर्स। क्या सूफी मिशनरी थे जिनका काम धर्म परिवर्तन कराना था? Was conversion their main goal? यूनिट के अनुसार उन्हें सीधे तौर पर मिशनरी कहना शायद सही नहीं होगा। उनका प्रभाव धीरे धीरे कल्चरल एक्सचेंज और स्थानीय लोगों के साथ घुलने मिलने से बढ़ा। ग्रेजुअल इन्फ्लुएंस, मतलब जबरदस्ती या कैंपेन चलाकर नहीं। नहीं, वैसा नहीं लगता, लेकिन उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण और जटिल है कि यूनिट में इस पर एक पूरा अलग सेक्शन है, सेक्शन 21.6। ठीक है, तो अब हम सूफीवाद पर और गहराई से बात करते हैं। सेक्शन 21.6, सूफिज्म इन डेक्कन। सबसे पहले सूफीवाद के मूल विचार क्या हैं? संक्षेप में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक रहस्यवादी धारा है, मिस्टिकल डायमेंशन ऑफ इस्लाम, जिसका मूल विचार है ईश्वर के साथ सीधा व्यक्तिगत संवाद स्थापित करना। डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। शरीयत को मानते थे। वे इस्लामी कानून शरीयत को मानते हैं, लेकिन उसके औपचारिक पालन, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेंस से आगे बढ़कर आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव, इंटरनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पर जोर देते हैं। इसके लिए कोई रास्ता या तरीका था? हाँ, वे एक आध्यात्मिक पथ, तरीका अपनाते हैं जिसका मार्गदर्शन एक शेख, पीर या मुर्शिद, आध्यात्मिक गुरु करता है। स्पिरिचुअल गाइड। और शिष्य को मुरीद कहते हैं। इस पथ पर कई चरण, मकामात और मनोदशाएं हाल होती हैं, स्टेजेस एंड स्टेट्स। ईश्वर का ध्यान या नाम जपना, जिक्र, इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। और ये सिलसिले क्या हैं जो बार बार आते हैं? सिलसिले मतलब सूफी संतों के आध्यात्मिक वंश या आदेश, स्पिरिचुअल लीनेजेस और ऑर्डर्स। हर सिलसिले की अपनी विशिष्ट परंपराएं और साधना पद्धतियां होती हैं। भारत में कौन से प्रमुख थे? भारत में चिश्ती, कादरी, शत्तारी, सोहरावर्दी जैसे कई सिलसिले प्रमुख हुए। चिश्तीज, कादरीज, शत्तारीज, सोहरावर्दीज। इनके रहने की जगह? सूफियों के रहने और साधना करने के स्थान को खानकाह कहते थे, हॉस्पिस और मॉनेस्ट्री। और संगीत? समा।
कुछ सिलसिले जैसे चिश्ती संगीत समा को भी अपनी साधना का हिस्सा मानते थे। स्पिरिचुअल म्यूजिक सेशंस, हालांकि इस पर विवाद भी रहा है। भारत में सूफीवाद कैसे आया? When and how? सूफीवाद का भारत में आगमन मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ हुआ। मध्य एशिया में मंगोल आक्रमणों के कारण कई सूफी संत वहां से पलायन कर भारत आए Migration due to Mongol invasions. और यहाँ आकर वे भारतीय माहौल, यहाँ के विचारों और भक्ति परंपराओं से भी प्रभावित हुए। Interaction with Indian traditions. यूनिट में जे स्पेंसर ट्रिमिंघम के वर्गीकरण का जिक्र है, जिन्होंने सूफीवाद के विकास के 3 चरण बताए। वो क्या है? Trimingham stages. हाँ, ट्रिमिंघम ने सूफी संस्थाओं के विकास के 3 चरण बताए हैं। हालांकि इतिहासकार रिचर्ड ईटन इसे थोड़ा सीमित मानते हैं, बट इट्स अ यूजफुल फ्रेमवर्क। पहला चरण. पहला खानकाहा चरण 9वीं से 12वीं सदी। ये शुरुआती दौर था जब सूफीवाद व्यक्तिगत रहस्यवाद, साहित्य रचना और सरल जीवन पर केंद्रित था। खानकाहें साधना और शिक्षण के केंद्र थीं। Early stage. Focus on individual mystics. दूसरा तरीका चरण 13वीं सदी से। इस दौर में सूफीवाद ज्यादा संगठित हुआ, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्स, विभिन्न सिलसिले स्थापित हुए, गुरु शिष्य परंपरा, बैत यानी निष्ठा की शपथ मजबूत हुई, एक पदानुक्रम विकसित हुआ। पीर या संत, वली की पूजा का महत्व बढ़ा, उनकी बरकत, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास गहरा हुआ, हेरिडिटरी सक्सेशन, पिराजादे भी शुरू हुआ। तीसरा ताइफा चरण 15वीं सदी से। इस चरण में माना जाने लगा कि संत की बरकत उसकी मृत्यु के बाद उसकी कब्र में भी रहती है। वेनरेशन ऑफ टूम्स। इससे दरगाह, मकबरा महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र बन गए। Pilgrimage centers. यह भक्ति आंदोलन के संत केंद्रित अप्रोच जैसा था। Focus on the saint's tomb. यह एक उपयोगी ढांचा है, भले ही सीमित हो। अब खास तौर पर दक्कन में सूफीवाद के विकास पर आते हैं। सेक्शन 21.6.1 14th-17th सेंचुरी। दक्कन में सूफी कैसे पहुंचे? एक बड़ा मोड़ तब आया जब दिल्ली सुल्तानत मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद दक्कन में शिफ्ट करने की कोशिश की। हाँ, वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट। हाँ, हालांकि ये प्रयास विफल रहा, लेकिन इसके साथ कई सूफी संत भी दक्कन आ गए। माइग्रेशन ऑफ सूफीज। इनमें सबसे प्रमुख थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। हाँ, वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और चिश्ती सिलसिले को दौलताबाद लाए। ब्रॉड चिश्ती ऑर्डर टू डेक्कन। बाद में सैयद मोहम्मद गैसू दराज जैसे और भी प्रभावशाली चिश्ती संत गुलबर्गा आए। गैसू दराज, हाँ, इनका नाम बहुत सुना है। तो दक्कन में चिश्ती सिलसिला काफी लोकप्रिय हुआ। हाँ, बहमनी सल्तनत के शुरुआती दौर में चिश्ती सिलसिला दक्कन में सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय था। मोस्ट पॉपुलर ऑर्डर इनिशियली। क्यों? मतलब चिश्ती ही क्यों? चिश्ती सिलसिले की जड़ें भारत में गहरी थीं। मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया बड़े नाम थे। इंडियन रूट्स। दक्कन में नई सल्तनत, बहमनी की स्थापना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का माहौल, दक्कनी भाषा और संस्कृति का विकास और गुलबर्गा, बीदर, बीजापुर जैसे शहरों का उदय, इन सब ने सूफियों को आकर्षित किया। फेवरेबल एनवायरनमेंट। क्या बाद में और भी सिलसिले आए, अदर ऑर्डर्स? हाँ, बीजापुर सल्तनत में सूफियों का प्रवेश थोड़ा देर से हुआ, खासकर सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह अट्टारे के समय। इब्राहिम आदिल शाह अट्टारे? हाँ, उसने शिया धर्म छोड़कर सुन्नी इस्लाम अपनाया और उसका रवैया काफी उदार था, लिबरल आउटलुक। उसके समय में कादरी और शत्तारी सिलसिले बीजापुर आए। कादरीज एंड शतारीज अराइव्ड। चिश्तियों का रवैया कैसे बदला? Did the Chishtis change? बहमनी काल में चिश्ती संत जैसे गेसू दराज राजनीति में काफी रुचि लेते थे और राज्य से संरक्षण, पेट्रोनेज स्वीकार करते थे। Close to the state. लेकिन बाद में आदिल शाही काल में बीजापुर के चिश्तियों ने राजनीति से दूरी बना ली। Distance themselves from politics. कहाँ चले गए वो? उन्होंने शहर से दूर शाहपुर हिलॉक पर अपना केंद्र बनाया और स्थानीय कन्नड़ और मराठी भक्ति परंपराओं से प्रेरणा ली। Influence of local traditions? मोर सिंक्रेटिक। गेसू दराज का जिक्र फिर से आया। वो इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? Why is गेसू दराज so important? हजरत बंदा नवाज गेसू दराज, पूरा नाम,
दक्कन के सबसे प्रभावशाली चिश्ती संतों में से एक थे। हाईली इन्फ्लुएंशियल सेंट। उन्हें बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से काफी अनुदान मिला और उनकी दरगाह आज भी गुलबर्गा में एक बड़ा तीर्थ स्थल है। मेजर श्राइन। लेकिन उनके विचार कैसे थे? हालांकि वे विचारों से काफी रूढ़िवादी थे। ऑर्थोडॉक्स व्यूज। बाद में उत्तराधिकार के सवाल पर सुल्तान फिरोज शाह से उनका मतभेद भी हो गया था। कॉन्फ्लिक्ट विद द सुल्तान। अच्छा। और 18वीं सदी में क्या हुआ? जब सल्तनतें खत्म हो रही थीं, 18वीं सदी में जब आदिल शाही सल्तनत का पतन हुआ, दक्कन में अकाल और मराठा आक्रमण जैसी आपदाएं आईं, तो कई सूफी परिवार पिराजादे वहां से पलायन कर गए। माइग्रेशन ऑफ पिरजादाज। लेकिन चिश्ती संत शाहपुर हिलॉक पर बने रहे। चिश्तीज रिमेन्ड। अब सूफियों की राजनीतिक भूमिका पर आते हैं। सेक्शन 21.6.2 पॉलिटिकल रोल। शासक उनसे क्यों जुड़ना चाहते थे? व्हाट डिड रूलर्स गेन? सूफियों के समाज में गहरी पैठ थी, पॉपुलर इन्फ्लुएंस। लोग उनकी बरकत, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करते थे, मानते थे कि उनका ईश्वर से सीधा संवाद है, बिलीफ इन द स्पिरिचुअल पावर। इसलिए शासकों के लिए सूफियों का समर्थन हासिल करना अपनी सत्ता को नैतिक वैधता, मॉरल लेजिटिमेसी दिलाने का एक तरीका था। वैधता कैसे? खासकर उस दौर में जब बगदाद के खलीफा का पतन हो चुका था, तो सूफी संत ही आध्यात्मिक अधिकार, स्पिरिचुअल अथॉरिटी के प्रतीक बन गए। उनका एंडोर्समेंट मायने रखता था। इसका कोई खास उदाहरण, एग्जाम्पल? बहमनी सल्तनत की स्थापना खुद इसका एक उदाहरण है। जब हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करके बहमनी राज्य की स्थापना की, हसन बहमन शाह के नाम से, तो उसने दिल्ली के प्रसिद्ध चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया की एक पुरानी भविष्यवाणी का इस्तेमाल किया कि दक्कन में एक नया राज्य बनेगा। यूज प्रोफेसी फॉर लेजिटिमेसी। अच्छा। भविष्यवाणी का इस्तेमाल। हाँ, इसामी जैसे इतिहासकारों ने अपनी रचना फुतूह ए सलातीन में इसे दर्ज किया है। इससे उसके विद्रोह को और नए राज्य को वैधता मिली। चिश्ती सिलसिले की भारतीय जड़ें और उनकी गतिशीलता भी नए राज्यों को वैधता दिलाने में सहायक हुई। सूफी संत एक तरह से विलायत, आध्यात्मिक क्षेत्र के शासक माने जाते थे और उनका समर्थन किसी क्षेत्र को दार अल हर्ब, युद्ध का क्षेत्र, से दार अल इस्लाम, इस्लाम का क्षेत्र में बदलने का प्रतीक बन जाता था। सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लैंड इनटू रेल्म ऑफ इस्लाम। लेकिन क्या सुल्तान और सूफियों के रिश्ते हमेशा अच्छे रहते थे? Was it always smooth? नहीं, हमेशा नहीं। जैसा हमने गेसू दराज और फिरोज शाह के मामले में देखा, उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर या जब सुल्तान को लगता था कि कोई सूफी संत ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, तो उनके बीच संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता था। पावर स्ट्रगल्स। ठीक है, अब उनकी सामाजिक भूमिका पर आते हैं। सेक्शन 21.6.3 सोशल रोल। क्या वे इस्लाम के प्रसारक थे? प्रोपेगेटर्स ऑफ इस्लाम। उनकी एक भूमिका प्रसारक की थी, लेकिन शायद पारंपरिक मिशनरियों की तरह नहीं, नॉट लाइक टिपिकल मिशनरीज। तो कैसे फैलाया उन्होंने इस्लाम? उनका एक महत्वपूर्ण तरीका था लोक साहित्य, फोक लिटरेचर, खासकर गीतों की रचना। उन्होंने स्थानीय भाषा, दक्खनी में सरल भाषा में सूफी सिद्धांतों और इस्लामी विचारों पर गीत लिखे। दक्खनी में गीत? किस तरह के गीत? जैसे चक्की नामा, आटा पीसने वाली चक्की के गीत, चरखा नामा, चरखे के गीत, लोरी नामा, लोरी, शादी नामा, विवाह गीत, सॉन्ग्स रिलेटेड टू डेली लाइफ। ये गीत रोजमर्रा के कामों से जुड़े थे और आसानी से आम लोगों, खासकर महिलाओं तक पहुंचते थे। रीच्ड कॉमन पीपल, स्पेशली वुमेन। महिलाओं की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण लगती है। रोल ऑफ वुमेन? बिल्कुल। महिलाएं दरगाहों पर अक्सर संतान प्राप्ति या परिवार की भलाई की कामना लेकर जाती थी। विजिट्स टू दरगाह। इन गीतों और दरगाहों के माध्यम से सूफी विचार और इस्लामी मान्यताएं घरों तक पहुंची, बच्चों तक पहुंची। तो ये कन्वर्जन था या कुछ और? रिचर्ड ईटन इसे सीधे धर्मांतरण के बजाय इस्लामीकरण की एक धीमी क्रमिक प्रक्रिया मानते हैं। स्लो प्रोसेस ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन, जिसमें स्थानीय संस्कृतियों ने इस्लामी तत्वों को धीरे धीरे आत्मसात किया। अब्जॉर्प्शन ऑफ इस्लामिक एलिमेंट्स। अच्छा, इस्लामीकरण, कन्वर्जन नहीं। ये फर्क समझना जरूरी है। हाँ, ये नुआंस इम्पोर्टेंट है। रिचर्ड ईटन ने सूफियों को एक वर्ग के रूप में भी विश्लेषित किया है। उन्होंने कौन से प्रकार बताए? ईटन्स क्लासिफिकेशन ऑफ सूफीज। हाँ, ईटन ने दक्कन के सूफियों को उनकी सामाजिक भूमिका के आधार पर 4 मुख्य प्रकारों में बांटा है, ये समझने के लिए कि सूफी कोई एक मोनोलिथिक ग्रुप नहीं थे। नॉट अ सिंगल एंटिटी। पहला प्रकार सुधारवादी, रिफॉर्मिस्ट। ये ज्यादातर कादरी और शत्तारी सिलसिले के थे, जो रूढ़िवादी इस्लाम पर जोर देते थे, शहर आधारित थे,
अरबी फारसी परंपरा से जुड़े थे और अक्सर उलेमाओं धार्मिक विद्वानों के साथ सहयोग करते थे। अर्बन ऑर्थोडॉक्स एलाइड विद उलेमा। दूसरा 2 साहित्यिक लिटरेरी। इनमें मुख्य रूप से शाहपुर हिलौक के चिश्ती संत आते थे जिन्होंने दक्खनी उर्दू को बढ़ावा दिया और लोक साहित्य की रचना की। प्रमोटेड दक्खनी उर्दू फोक लिटरेचर। तीसरा 3 भूस्वामी लैंडेड पिरजादे। ये वो सूफी परिवार थे जिन्हें राज्य से जमीनें अनुदान में मिली थी। लैंडेड सूफीज। उनका मुख्य ध्यान अपनी दरगाहों और संपत्ति के प्रबंधन पर रहता था। इनमें वंशानुगत नेतृत्व था और ये आमतौर पर राज्य के प्रति वफादार होते थे। लॉयल टू द स्टेट, मैनेज्ड श्राइन्स एंड एस्टेट्स। ये दिखाता है कि कैसे शक्ति और पैसा आध्यात्मिकता को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। चौथा प्रकार 4 दरवेश डोविशेस। ये अक्सर पिराजादों के विरोधी होते थे, अपोज टू लैंडेड सूफीज। वे रूढ़िवाद और भौतिकवाद का तिरस्कार करते थे, व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव पर जोर देते थे और कभी-कभी समाज के नियमों को भी नहीं मानते थे, जिन्हें मजजूब कहा जाता था। वॉन्डरिंग मिस्टिक्स, ऑफन एंटी एस्टैब्लिशमेंट। ये वर्गीकरण दिखाता है कि सूफी शब्द के पीछे कितनी विविधता छिपी थी। संत भी, जमींदार भी, सुधारक भी और विद्रोही भी। बिल्कुल। और ये हमें मध्यकालीन दक्कन और दक्षिण भारत के समाज की जटिलता को समझने में मदद करता है। हेल्प्स अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी। तो दोस्तों, ये थी हमारी बहुत विस्तृत और गहरी यात्रा IGNO यूनिट 21 की। हमने प्रायद्वीपीय भारत की बदलती सामाजिक संरचना के हर पहलू को छूने और समझने की कोशिश की। हाँ, काफी डिटेल में हमने कवर किया है। अब वक्त है इस लंबी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटने का। की टेकअवेज। हाँ, तो इस गहन विश्लेषण के मुख्य टेकअवेज क्या हैं? पहला, मध्यकालीन प्रायद्वीपीय भारत, दक्कन और दक्षिण का समाज स्थिर नहीं था, बल्कि लगातार बदल रहा था। डायनामिक, नॉट स्टैटिक। इन बदलावों के पीछे राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक कारक जैसे कृषि विस्तार और व्यापार का बढ़ना और धार्मिक आंदोलन, भक्ति और सूफीवाद मुख्य ताकतें थीं। दूसरा, इस दौर में कई नए शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक समूह उभरे, जैसे नायक, इक्तादार, वतनदार और पलयक करार। राइज ऑफ न्यू एलिट्स। वहीं नट्टुवर जैसे पुराने अभिजात समूहों की स्थिति बदली या कमजोर हुई। डिक्लाइन ऑफ ओल्डर एलिट्स। तीसरा पॉइंट। तीसरा, राजनीतिक शक्ति सिर्फ राजाओं या सुल्तानों तक सीमित नहीं थी। नायक, इक्तादार, वतनदार जैसे स्थानीय और क्षेत्रीय अभिजात वर्ग जमीनी स्तर पर बहुत प्रभावशाली थे और राज्य के ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट एलिट्स। चौथा, जमीन पर नियंत्रण हमेशा से शक्ति का आधार रहा है। हमने देखा कि दक्कन के वतनदार, तमिल क्षेत्र के ब्रह्मदेय धारक ब्राह्मण, वेलाला और बाद में पलयक करार, ये सब अलग अलग तरह के भूस्वामी थे, जिनकी ताकत और संरचना समय और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग थी। लैंड कंट्रोल इज इक्वल टू पावर। पांचवा बिंदु। वलंगय इडंगय विभाजन हमें दिखाता है कि जाति व्यवस्था पत्थर की लकीर नहीं थी, फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। इसमें आंतरिक तनाव थे, गतिशीलता की कोशिशें थीं और नई तरह की लामबंदियां भी बन रही थीं, खासकर गैर प्रमुख जातियों के बीच। टेंशंस एंड मोबिलाइजेशन विद इन कास्ट स्ट्रक्चर। छठा, व्यापार और कारीगरी ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बदला और शहरों को जन्म दिया, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और लोगों को मिलाने का काम भी किया। रोल ऑफ ट्रेड एंड आर्टिजन्स इन सोशल चेंज एंड कल्चरल फ्यूजन। व्यापारी और कारीगर वर्ग सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण वाहक बने। सातवां, धर्म सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का मामला नहीं था। रिलीजन वॉज डीपली एम्बेडेड इन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। मंदिर, मठ और सूफी खानका, दरगाहें महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं थीं। उनके नेता, मठाधिपति, सूफी संत समाज को नियंत्रित करने, शासकों को वैधता दिलाने और जमींदारी करने में भी शामिल थे। सोशियो पॉलिटिकल रोल ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड लीडर्स। और आखिर में दक्कन में सूफीवाद का विकास एक सीधी रेखा में नहीं हुआ। डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट ऑफ सूफिज्म। अलग अलग सिलसिले अलग अलग समय पर राज्य और समाज के साथ अलग अलग तरह से जुड़े।
उनकी भूमिकाएं बदलती रहीं। वे सुधारक भी थे, लोक कवि भी, जमींदार भी और कभी-कभी व्यवस्था के आलोचक भी। मल्टीपल रोल्स ऑफ सूफीज। तो ये थी हमारी विस्तृत यात्रा यूनिट 21 की गहराइयों में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रायद्वीपीय भारत की इस जटिल और लगातार बदलती सामाजिक संरचना की एक स्पष्ट और गहरी तस्वीर मिली होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। ये समझना कि समाज कैसे बनता है, कैसे बदलता है, कौन से समूह ऊपर आते हैं, कौन से नीचे जाते हैं और क्यों, ये इतिहास को रटने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंडरस्टैंडिंग द व्हाई एंड हाउ। मैं आग्रह करूंगा कि इस चर्चा को, इस विश्लेषण को कम से कम एक बार फिर से जरूर सुनें। री-लिसन एंड रिवाइज। अपने नोट्स बनाएं, जो सवाल मन में उठे उन्हें लिखें। बिल्कुल, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सोचें कि अतीत के ये सामाजिक और राजनीतिक ढांचे आज भी हमारे समाज, हमारी क्षेत्रीय पहचानों और शक्ति समीकरणों को किन सूक्ष्म तरीकों से प्रभावित कर रहे होंगे। कनेक्टिंग पास्ट एंड प्रेजेंट। हाँ, ये हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी देखना जरूरी है। यूपीएससी के लिए ये सिर्फ तथ्य याद करना नहीं है, बल्कि इन प्रक्रियाओं, प्रोसेसेस और बदलावों, चेंजेस को समझना है। एंड बिलीव मी, ये समझ आपको न सिर्फ परीक्षा में असाधारण अंक दिलाएगी, बल्कि जीवन में भी समाज को, अपने आसपास की दुनिया को बेहतर और ज्यादा गहराई से देखने में मदद करेगी। ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने की कुंजी नहीं है, बल्कि एक जागरूक, एक सोचने समझने वाले नागरिक बनने का रास्ता भी है। इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप। और शायद आज के लिए एक विचारणीय बात यह हो सकती है कि कैसे मध्यकाल में विकसित हुए ये विभिन्न अभिजात वर्ग, चाहे वो नायक हों, वतनदार हों या पालयक करार, उनकी विरासत आज भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में स्थानीय राजनीति और भूमि संबंधों में जिंदा है। हाँ, ये गहरा सवाल है। लेगेसी ऑफ द पास्ट। क्या हम उन निरंतरताओं को पहचान सकते हैं? कैन वी आइडेंटिफाई दोज कॉन्टिन्यूइटीज? ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु हो सकता है। फूड फॉर थॉट। बेहतरीन विचार। और अगर आपको ये गहन विश्लेषण, ये गहरी डुबकी पसंद आई, तो हमारे प्रयास को सफल बनाएं। हाँ, प्लीज सपोर्ट अस। सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या इतिहास की गहराई में रुचि रखते हैं। आपके मन में जो भी विचार हैं, जो भी सवाल हैं, या आप अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर चाहते हैं, वो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वी वैल्यू योर फीडबैक। हाँ, कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी महत्वपूर्ण चर्चाओं और विश्लेषणों से कभी न चूकें। स्टे अपडेटेड। अगले सत्र तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।